नमस्कार मित्रों, कथा कहानियों के इस चैनल में आज आपके लिए मैं लाई हूँ प्रकाश कांत जी की कहानी उसकी आकाश गंगा। शुरू करते हैं मित्रों। रोज देखता उसे घर के कामों में व्यस्त, पति पत्नी और 4-5 साल का एक बच्चा, कुल मिलाकर 2-2.5 लोगों का ही उनका घर था। छोटी सी गृहस्थी थी। ऐसी गृहस्थी में करने के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सकते थे, फिर भी रोज़मर्रा के कुछ काम तो थे ही। खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े, घर की साफ सफाई। इसके अलावा बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना, उसे स्कूल बस में बिठाने जाना और लौटने पर लाना। ऐसे तमाम कामों के बीच ट्रांजिस्टर पर पुराने गाने बजते रहते। ट्रांजिस्टर उसकी किसी सहेली ने शादी में दिया था तोहफे में। 2 बैंड का पुराना मॉडल। गिरने से उसकी बॉडी एक आध जगह से क्रैक भी हो गई थी, जहां सेलो टेप लगा दिया गया था। रेडियो पर गाने सुनना उसे खास तौर पर पसंद था। गानों के खास खास कार्यक्रमों के दिन और वक्त दोनों उसे अच्छी तरह से याद थे, बल्कि सप्ताह के कुछ दिनों को वह गीतों के अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए ही याद रखती थी। दिन रात के अपने काम को उन कार्यक्रमों के हिसाब से ही सेट करती। उसका समय बोध घड़ी से कम, रेडियो कार्यक्रमों से ज़्यादा जुड़ा था। बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना, फला कार्यक्रम ख़त्म होने के पहले तक निपट जाना चाहिए, खाना फला कार्यक्रम शुरू होने के पहले तक बन जाना चाहिए, पुराने गीत, सदाबहार गीत, आपकी फरमाइश, पसंद अपनी अपनी, एक ही फिल्म से, ऐसे हर कार्यक्रम से कोई ना कोई काम जुड़ा हुआ था। जो कुछ भी वह करती, रेडियो नज़दीक ही बजता रहता, धीमी आवाज़ में। कभी कभी खास गाने पर आवाज़ थोड़ी तेज कर दी जाती। रेडियो पुराना होने से थोड़ा ख़राब हो गया था। कभी स्टेशन सरक जाता, कभी खरखराहट होने लगती, कभी सुनाई देना बंद हो जाता। इस तरह की छोटी मोटी खराबी कॉलोनी के मैकेनिक से सुधरवा ली जाती। सुधरने में अगर देर होती तो उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी घिराती। सोचा था कि गुंजाइश निकलते ही एक अच्छा सा रेडियो सेट ले आना है। रेडियो आम तौर पर पूरे वक्त बजता रहता था। वैसे वह इस बात का ध्यान रखती थी कि रेडियो की आवाज़ से मुझे किसी तरह की परेशानी ना हो, खासकर अगर काम से देर रात को लौटा हूँ और सोया हूँ तब रेडियो बिल्कुल धीमी आवाज़ में बजता। दरवाज़ा भी बंद कर लिया जाता। जानता था कि रेडियो को लेकर अगर थोड़ी सी भी असुविधा जाहिर करूँगा तो फ़ौरन बंद कर देगी, फिर शायद मेरे सोते कभी नहीं लगाएगी। यूँ मुझे रेडियो सुनने का कोई ख़ास शौक़ नहीं था। कभी कभार खबरें वगैरह जैसा कुछ सुन लेता तो बात अलग थी। रही बात गानों की, तो उनसे किसी तरह की एलर्जी रही हो ऐसा भी नहीं था। इतना ही था कि उनमें दिलचस्पी जैसी बात नहीं थी। बज रहे होते तो उन पर ध्यान भी नहीं जाता था, इसलिए आवाज़ों की पहचान नहीं थी, सिवाय इस पहचान के कि आवाज़ जनाना है या मर्दाना। इतना भी शायद काफ़ी था, लेकिन उसे बहुत कुछ मालूम था। गाने वाले, संगीत देने वाले, गाना लिखने वाले, एक्टर, फिल्म वगैरह के नाम। ताज्जुब भी होता था कि इतनी सारी बातें भला कोई कैसे याद रख सकता है। यहाँ तो किसी फिल्म का ही नाम ठीक से याद नहीं रहता। यूँ भी फिल्मों के नाम अजीब अजीब से होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे, और एक दूसरे से मिलते जुलते। दिल है तो पता नहीं कितनी तरह के और किस किस किस्म के दिल हैं।
प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसी चीज़ें पचासों बार हैं और पचासों तरह से हैं। फ़र्क ही समझ में नहीं आता। बहरहाल उसे गानों का शौक़ था और उनके बारे में जानकारियाँ भी काफ़ी थीं। हमारे बिट्टू को भी गाना आता है, मुझे यह बताया गया था जब मैं अपने एक दोस्त के साथ उसे देखने गया था। बिट्टू उसका घरेलू नाम था। जवाब में मैंने सिर्फ गर्दन हिला दी थी, जिसका कोई मतलब नहीं था या फिर कोई भी मतलब निकाला जा सकता था। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी सुनाइए ना, साथ गए दोस्त ने फरमाइश कर दी थी। दीदी, उस दिन सुनाया था वही सुनाओ, उसके भाई ने कहा था। सुना दे बेटी, माँ के स्वर में हल्का सा दबाव था। उसने एक बार गला खखारा था, फिर गाया था गर्दन नीची करके। इससे उसे शायद दिक्कत भी हुई थी, इसलिए एक आध जगह रुकी थी, फिर गा दिया था। अब याद नहीं कि उसने क्या गाया था। बाद में कभी याद भी नहीं आया। उसे याद होगा। एक आध बार सोचा था कि उससे इस बारे में पूछूं, बता देगी। अगर कहूँगा तो शायद फिर से गा भी देगी। इतने साल बाद भी उसे यह गाना याद तो होगा ही, पूरा ना सही आधा अधूरा ही। उस वक्त गाते वक्त वह जाने क्या महसूस करती रही होगी, इस बारे में भी कभी पूछा नहीं। मुझे उस वक्त क्या लगता रहा था, यह तब भी ठीक से तय नहीं था, अब तक भी तय नहीं हो पाया है। गाने के बाद कुछ एक ज़रूरी बातें हुई थी और आ गए थे। बाद में बाबूजी और माँ जाकर बात की बातें निपटा आए थे। घर में होते वक्त उसे कभी कभी गुनगुनाते हुए सुना था। क्या गुनगुनाती है इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अपना मनपसंद गीत ही गाती होगी। यह भी सोच रखा था कि गुंजाइश होने पर उसे एक कैसेट प्लेयर भी ला दूंगा और उसकी पसंद के गीतों के कैसेट लाकर रख दूंगा। बड़ा सुख, बड़ी खुशी आदमी को चाहे ना मिले, छोटे छोटे सुख और छोटी छोटी खुशियाँ तो मिल ही जानी चाहिए। ऐसी चीज़ें भीतर से थोड़ा बहुत संपन्न बना देती हैं। पता नहीं क्यों ऐसी बेहद मामूली संपन्नताओं से भी बहुत बार वंचित रह जाना पड़ता है। वह पूरे दिन कुछ ना कुछ करती रहती थी। बाकी दिनों का तो नहीं पता, लेकिन अपनी छुट्टी के दिन ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ करती दिखाई देती। छोटे बड़े कई तरह के काम। छुट्टी का दिन मेरे लिए थोड़ा अलग होता था। उस दिन मैं सारी भाग दौड़, काम का तनाव, चिंता वगैरह को किनारे रखने की कोशिश करता था। यूँ भी छुट्टी का कुछ तय नहीं रहता था, कभी भी कैंसिल कर दी जाती थी, कभी कभी किसी और की एवज में बुलवा लिया जाता था। काम खत्म करके घर निकलने के ऐन पहले इसकी सूचना दी जाती थी। गुस्सा आता, जिसे जब्त कर लेना पड़ता था। जानता था कि जरा सा भी असंतोष दिखाया तो उसी वक्त घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बहरहाल ऐसे भी जब कभी छुट्टी का पूरा दिन हाथ पल्ले पड़ जाता, गनीमत और मेहरबानी लगती। उस दिन फिर सब कुछ भूल जाना चाहता। वह भी तब ध्यान रखती कि मुझे किसी तरह की परेशानी ना हो। उसी दिन मैं उसकी व्यस्तता भी देखता। हैरानी भी होती यह देखकर कि कुल जमा 2-2.5 लोगों के परिवार में कितनी कितनी तरह के काम हो सकते हैं, सभी करीब करीब ज़रूरी। उसमें ज़्यादातर तो रोज़ ही करने पड़ते होंगे। जब मैं अपने काम पर रहा होऊंगा तब। अपने काम पर होने के दौरान कभी जिनका ख्याल भी नहीं आता, काम के दबाव और तनाव के दौरान यूँ भी दूसरी बहुत कम चीज़ें याद आ पाती या रह जा पाती हैं। जब सुपरवाइज़र सर पर खड़ा हो और लगातार सख्त लहजे में हुक्म, झिड़की,
और नसीहत देता जा रहा हो, तब भला कैसे और कहाँ इसका ख्याल आ सकता है। घर, कपड़े पछीट रही, सब्जी काट रही, दाल या गेहूं बीन रही पत्नी का। खैर, सिर्फ छुट्टी के ही नहीं बल्कि बाकी सभी दिन वह मुझसे पहले जागती थी। जब तक मैं उठता तब तक उसका नहाना धोना तक निपट जाता था। नाश्ता बन चुकता था, बच्चा तैयार होकर स्कूल जा चुका होता था, वह खाना बनाने की तैयारी में होती थी। मैं चाय पीते हुए अखबार निपटाऊं तब तक नहाने का पानी तैयार हो जाता था। उसके रेडियो पर कुछ एक कार्यक्रम ख़त्म होकर नए शुरू हो चुके थे। इस बीच मुझे 2 बार चाय मिल चुकती थी। काम पर पहन कर जाने वाले मेरे कपड़े रात को ही प्रेस करके रख दिए गए होते थे। इलेक्ट्रिक प्रेस भी उसे शादी में भेंट में मिली थी। ब्याह शादी में भेंट मिली चीज़ें अक्सर छोटी मोटी गृहस्थियों के लिए कितनी मददगार रहती हैं। शादी में 2 दीवार घड़ियां भी मिली थीं जो उसने दोनों कमरों में लगा रखी थीं। एक के केस पर देने वाले का नाम अभी तक लिखा हुआ था। ये तुम्हारे नर्मदा शंकर जी भी बढ़िया शख्स हैं। दिन भर बेचारे वक्त बताते रहते हैं, वह भी सस्ने हैं। मैंने घड़ी की ओर इशारा करके मजाक किया था। घड़ी के केस पर लिखा था, नर्मदा शंकर की ओर से रंजना को सस्नेह। इसे मिटा दें? उसने पूछा था। नहीं, रहने दो। नर्मदा शंकर जी बेचारे अपनी रंजना को सस्नेह समय ही तो बताते हैं। अच्छा है, हमारे बाबूजी के बहुत पुराने दोस्त हैं ये, उसने बताया था। वैसे आम तौर पर वह अपनी तरफ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती थी। पूछें या फिर कोई प्रसंग निकल आए तो बता देती थी। ऐसे में ही पता लगा था कि उसके 2 मामाओं में से एक नेवी में हैं, दूसरे पटवारी, और यह कि सबसे छोटे काका इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे थे। कुछ दिन जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भी रहे। बड़े काका कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी रहे थे। संभागीय स्तर पर हुई प्रतियोगिता में 2 बार अपनी टीम को जितवा कर लाए थे। इसी तरह का और भी छोटा मोटा कुछ, जैसा कि हर आदमी के पास हुआ करता है। कभी कभी किसी वजह या बहाने से उसे उधर का कुछ याद आ जाता। पड़ोसी की बेटी की परीक्षा के बारे में सुनकर याद आ जाता कि छोटे को इस साल 10वीं बोर्ड के इम्तिहान देने हैं। छोटा उसका भाई था, सबसे छोटा। उससे बड़ा मतलब बीच का कॉलेज जाने लगा था। उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। कहता है कोई हुनर सीखकर अपना काम धंधा करेगा ताकि बाबूजी की मदद हो सके। बेचारे बाबूजी आखिर कब तक खटते रहेंगे, उसने बताया था। बेचारे बाबूजी। उसके चेहरे पर अजीब सा कुछ झिलमिलाने लगता। तुम्हारे बाबूजी की बहुत दिनों से कोई चिट्ठी नहीं आई, ना हो तो तुम ही फ़ोन कर लो, मैं कहता। हम भी यह सोचते हैं, लेकिन वहाँ गांव में आसानी से फ़ोन लगता कहाँ है। जब देखो तब लाइन ख़राब पड़ी रहती है। वैसे हमारे बाबूजी हैं बड़े मस्त मौला आदमी, अपनी ही धुन में रहते हैं। उसकी आवाज़ में थोड़ी सी उदासीनता घुल जाती। मैं अंदाज़ लगाने की कोशिश करता कि क्या अपने रोज़मर्रा के कामों के बीच अकेले क्षणों में उसके भीतर क्या चलता होगा। वैवाहिक जीवन में इन थोड़े से सालों में ऐसा भी नहीं लगा कि उसे किसी चीज़ से शिकायत है या कोई परेशानी जिसे वह कोशिश करके छिपा रही हो। मैंने कई बार उसे ऐसी कोशिश करते पकड़ना चाहा। आखिर मेरी ही तरह अपने घर और लोगों से 500-600 किलोमीटर दूर इस अनजान शहर में होना उसे कुछ तो सालता ही होगा।
मैं तो खैर अपने काम धाम, तनाव, भाग दौड़ में उस सब को भूलता जाता हूँ। कुछ याद भी तब आता है जब छोटे भाई का हालचाल जानने के लिए फ़ोन आता है। शिकायत भी करता है वह कि मैं कभी अपनी ओर से फ़ोन नहीं करता। माँ भी नाराज़ रहती है। घर से सैकड़ों मील दूर पड़े अपने बेटे और उसकी गृहस्थी के बारे में उसका फ़िक्रमंद होना स्वाभाविक है। मैं बता देता हूँ कि इधर सब कुछ ठीक ठाक है और जल्दी ही 8-10 दिन की छुट्टी मिलते ही सबको लेकर पहुँचूँगा। हालांकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि जब हफ्ते की एक दिन की छुट्टी तक के लाले पड़े रहते हों तब 8-10 दिन की छुट्टी की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतनी छुट्टी मांगी तो हमेशा की छुट्टी मिल सकती है। फ़ोन पर यह सब बताना फजूल था, सो जल्दी ही पहुंचने का आश्वासन दे देता था। घर की सारी छोटी बड़ी खरीदारी वही करती थी। किराना सामान, सब्जी भाजी, बिजली और दूध का बिल, बच्चे की फ़ीस वगैरह सब। इसके अलावा रोज़ का मेरा आने जाने का किराया और जेब खर्च। हर महीने तनख्वाह उसके हाथ में देखकर मैं निश्चिंत हो जाता था। पता नहीं वह सब कुछ कैसे मैनेज करती थी। हिसाब के लिए उसने एक छोटी कॉपी बना रखी थी। एक दिन ऐसे ही कॉपी पर नज़र पड़ गई थी। हैरानी हुई देखकर कि उसमें एक एक 2-2 रुपए का खर्च तक लिखा हुआ है। बावजूद सारी तंगहाली और पैसे पैसे के लिए मारामारी के मेरा यकीन कभी भी ऐसे बेहद छोटे छोटे खर्चों का हिसाब रखने और लिखने में नहीं रहा। लेकिन वह रखती थी ताकि किसी भी तरह की फजूल खर्ची को फ़ौरन रोका जा सके। उसके इसी रवैये और घर के रख रखाव का नतीजा था कि जिस मामूली आमदनी की वजह से घर की बदहाली खुलकर नज़र आनी चाहिए थी वह एकदम से दिखाई नहीं देती थी। समझ में नहीं आता था कि स्त्रियों के व्यक्तित्व में आखिर वह कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो खराब से खराब हालात में भी बेहतर की गुंजाइश निकाल लेती है। खैर उसे घर के इन्हीं कामों में फंसी देख आज अचानक ख्याल आया कि अपने घर गए को उसे 1.5 साल से ऊपर हो रहा है। इतना लंबा अरसा। हैरान था कि इतना लंबा अरसा गुजर गया और पता ही नहीं चला। क्या काम और असुरक्षित भविष्य का भय बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से बाहर कर देता है? क्या आने वाले कल की अनिश्चितता अभी और आज की खुशियों और ज़रूरों को निगलती चली जाती है? माँ अगर हमेशा मेरे ना आने की शिकायत करती है तो क्या गलत करती है? वैसे इतना तो वह भी अच्छी तरह से जानती है कि मैं सबको लेकर अगर इतनी दूर पड़ा हूँ तो मज़े करने के लिए तो नहीं ही हूँ। रंजना के लिए यह लंबा अरसा और भी ज़्यादा परेशान करने वाला रहता होगा। उसे अपने घर और घर के लोगों की तो याद आती ही होगी। आखिर पत्र, फ़ोन वगैरह के ज़रिए कब तक मन को समझाया जा सकता है। रूबरू मिलने का भी मन होता होगा, इच्छा होती होगी कि बच्चे को लेकर कुछ दिनों के लिए उधर हो आए, लेकिन कहती नहीं होगी। सोचकर मन अजीब सी तकलीफ़ से भर गया। तय कर लिया कि मैं अभी नहीं जा पा रहा हूँ तो ठीक है, उसे तो बच्चे के साथ कुछ दिनों के लिए भेज ही दूँ। बच्चे की लगातार 5-6 दिन की छुट्टियाँ पड़ भी रही हैं। उन्हें लेकर जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। यही तो उम्र होती है जब ब्याहता लड़की को बीच बीच में अपने माँ बाप के पास जाना, उनसे मिलना अच्छा लगता है। बच्चे के बड़े हो जाने और उम्र हो जाने के बाद तो इसकी ज़रूरत कम होने लगती है। इस तरह का दबाव भी घटने लगता है।
अपनी ही दुनिया इतनी बड़ी और सघन हो जाती है कि बाकी सब चीज़ें हाशिए पर चली जाती हैं। खैर, रात को खाना खाते वक्त मैंने कह दिया कि कल जाकर एडवांस ले आता हूँ। बच्चे के साथ कुछ दिन के लिए वह घर हो आए। जानता था कि यह सुनकर वह स्वाभाविक रूप से खुश होगी। उसने सुना, कुछ देर चुप रही, एकदम से कुछ नहीं कहा। मैं उसका चेहरा देख रहा था, वहाँ कुछ नहीं था। नहीं जी, हम अभी नहीं जाते, किराए में बहुत पैसे लग जाएंगे, कहकर वह उठ गई थी, मेरे कुछ और कहने के पहले। मित्रों, कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन इस कहानी को पढ़कर मुझे बहुत अच्छा सा लगा कि कैसे एक पति अपनी पत्नी को बारीकी से देखता और समझता है। आशा करती हूँ कहानी आपको भी पसंद आई होगी। अगर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। नमस्कार।